अच्छा, एक सवाल है। भारत की असली ताकत बसती कहाँ है? दिल्ली के बड़े बड़े दफ्तरों में या फिर देश के लाखों गांवों की चौपाल पर? आज हम सत्ता के इसी सफर को समझने वाले हैं कि कैसे लोकतंत्र का एक बड़ा सपना राजधानी से चलकर गांव की पंचायत तक पहुंचा। ये कहानी है पंचायती राज की। तो कहानी शुरू होती है एक सपने से, ग्राम स्वराज का सपना। देखिए, ये सिर्फ एक सिस्टम बनाने की बात नहीं थी, ये तो एक सोच थी, एक दर्शन था कि भारत का हर गांव अपने आप में एक छोटा सा गणराज्य हो, जो अपने फैसले खुद ले सके। और इस सपने को सबसे बुलंद आवाज दी महात्मा गांधी ने। वो कहते थे कि असली भारत दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में नहीं, बल्कि देश के 7 लाख गांव में बसता है। और जब तक ये गांव अपने फैसले खुद नहीं लेंगे ना, तब तक सच्ची आज़ादी, असल आज़ादी अधूरी ही रहेगी। तो आखिर ये पंचायती राज है क्या? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। मतलब गांव के लोग ही तय करें कि उनकी सड़क कब बनेगी, स्कूल में क्या ज़रूरतें हैं और पानी की समस्या कैसे सुलझेगी, वो भी अपनी चुनी हुई सरकार के जरिए, जिसे हम पंचायत कहते हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, आज़ादी से पहले की जड़ें। बड़ी दिलचस्प बात है कि गांव के स्वशासन का ये आइडिया गांधी जी के साथ शुरू नहीं हुआ था। अरे, इसकी जड़ें तो और भी गहरी हैं, जो हमें सीधा ब्रिटिश राज में ले जाती हैं। जरा सोचिए, साल था 1882। एक ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड रिपन एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, और इस एक प्रस्ताव को भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने गांव की अपनी सरकार के लिए एक संगठित ढांचे की बात की थी। यहीं से पहली नींव पड़ी। देखिए, ये सफर कई दशकों का था। लॉर्ड रिपन ने एक बीज बोया, जिसे आज़ादी के बाद कई समितियों ने पानी दिया, और फिर आखिरकार 73वें संशोधन ने इसे एक मजबूत पेड़ बना दिया। चलिए, इस सफर के हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, और संविधान बनाने वालों ने इस सपने को अनुच्छेद 40 में जगह दी। इसमें लिखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। लेकिन यहीं एक पेच था। ये सिर्फ एक सलाह थी, कोई सख्त कानून नहीं। मतलब ये पूरी तरह से राज्यों की मर्जी पर था कि वो इसे लागू करें या ना करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस खूबसूरत सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसका जवाब ढूंढने के लिए एक के बाद एक कई समितियों का गठन हुआ। इन्हीं समितियों ने इस पूरी व्यवस्था का, आप कह सकते हैं कि, ब्लूप्रिंट तैयार किया। सबसे पहले 1957 में आई बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने 3 लेवल के सिस्टम का सुझाव दिया: गांव, फिर ब्लॉक और फिर जिला स्तर पर पंचायतें। आज जो सिस्टम है, उसकी नींव यहीं से पड़ी थी। फिर ठीक 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आई, जिसने कहा कि सिस्टम को और मजबूत करने के लिए 3 नहीं बल्कि 2 लेवल होने चाहिए: मंडल पंचायत और जिला परिषद। इसके बाद जीवी के राव समिति आई, और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़, 1986 में LM सिंघवी समिति। इस समिति ने एक क्रांतिकारी बात कही। इन्होंने कहा कि अगर पंचायतों को सच में ताकतवर बनाना है, तो इन सलाहों और समितियों से काम नहीं चलेगा, इसे संविधान का हिस्सा बनाना होगा। एक ऐसा कानून जिसे कोई भी राज्य सरकार नजरअंदाज ना कर सके। इन सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने एक इतिहास रचा। वो देश का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज की शुरुआत हुई। ये एक बहुत बड़ा कदम था, नो डाउट। लेकिन संवैधानिक शक्ति की कमी अब भी थी। असली क्रांति तो अभी बाकी थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जिसने भारत के लोकतंत्र की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 4, 73वां संशोधन, एक क्रांति। ये नंबर याद रखिएगा, 73। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का एक मील का पत्थर है। 73वां संवैधानिक संशोधन, जिसने गांव की सरकार को कागजों से निकालकर सीधे संविधान की किताब में स्थापित कर दिया। 24 अप्रैल 1993, ये वो तारीख है जब इस कानून को पूरे देश में लागू कर दिया गया, और इसीलिए हर साल इस दिन को हम सब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस संशोधन ने असल में बदला क्या? इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब अब वो राज्य सरकारों की दया पर नहीं थीं। संविधान में एक पूरा नया चैप्टर, पार्ट 9, और एक नई लिस्ट, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के 29 कामों को गिनाया गया। अब उनके पास संविधान की ताकत थी। तो कानून बन गया, संविधान में जगह मिल गई। लेकिन आज जमीनी हकीकत क्या है?
चलिए देखते हैं कि आज की पंचायती राज व्यवस्था असल में काम करती कैसे है। आज पूरे देश में जहां भी आबादी 20 लाख से ज्यादा है, वहां ये 3 लेवल का ढांचा लागू है। सबसे नीचे गांव के लिए ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिले के लिए जिला परिषद। लेकिन शायद इस पूरी व्यवस्था का सबसे जबरदस्त पहलू है आरक्षण। इसने ये पक्का किया कि कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए हों, जिसे कई राज्यों ने तो अब बढ़ाकर 50% कर दिया है। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों को भी उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिली। इसने उन लाखों लोगों के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए जो सदियों से बंद थे। और इस सिस्टम को मजबूत और पारदर्शी बनाए रखने के लिए कई गारंटी भी दी गई हैं। जैसे हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स्ड है, आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग है, और पंचायतों के पास पैसा ठीक से पहुंच रहा है या नहीं, ये देखने के लिए राज्य वित्त आयोग भी है। ये सब मिलकर इसे एक जवाबदेह सिस्टम बनाते हैं। तो लॉर्ड रिपन के एक प्रस्ताव से शुरू हुआ सफर 73वें संशोधन की मंजिल तक आ पहुंचा। दशकों का एक सपना साकार हुआ। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल आज भी अपनी जगह पर कायम है। क्या सत्ता सचमुच वाकई में गांव के आखिरी इंसान तक पहुंची है? खैर, इसका जवाब हम सबको अपने आसपास खोजना होगा।